हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द आवर नेक्स्ट एपिसोड। आज के एपिसोड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के बहुत सारे यूट्यूबर्स अफवाह फैला रहे हैं, पार्टिकुलरली मुस्लिम रूलर्स के लिए कि उन्होंने शूद्रों के लिए और निचली कास्ट के लिए कुछ नहीं किया है, जैसे नेशनल दस्तक वगैरह। तो आज हम बहुत बड़े स्कॉलर को इन्वाइट किए हैं अपने चैनल पे, जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वन ऑफ द प्रोमिनेंट और ग्रेट स्कॉलर में से एक हैं, रिसर्च स्कॉलर में से। तो उनसे कुछ सवाल करेंगे, सब कुछ साफ साफ क्लियर कस्ट जाहिर हो जाएगा। सर, सबसे पहले ये बताइए कि यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम किसने और कब लागू किया? क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा होता था कि किसी पार्टिकुलर वर्ग के लोग ही पढ़ते थे, बाकी लोगों के लिए, पार्टिकुलरली जो निचले कास्ट के लोग थे, उनके लिए एजुकेशन अलाउड नहीं था। तो यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम कब से लागू और किसने लागू किया? देखिए, भारत में जैसे तुर्क्स आए, बहुत सारे सूफी आए, उन लोगों ने भारत को यूनिवर्सल एजुकेशन को दिया। अच्छा। सभी सभी के लिए शिक्षा का अवसर खोला। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर सतीश चंद्र और एमपी श्रीवास्तव के अकॉर्डिंग भारत को सबसे पहले कागज मुसलमानों ने दिया। अच्छा। तो इस तरह जितनी भी किताबें जो आप तक अभी तक महफूज पहुंची हैं, इसमें मुसलमानों का ग्रेट कंट्रीब्यूशन। अच्छा। कागज के बगैर इसे हिफाजत कर पाना मुश्किल था। अच्छा। अच्छा। तो सल्तनत काल में मुस्लिम जो हुकूमत करते थे, जैसे तुर्क्स, पठान्स वगैरह, इनकी हुकूमत ने सभी को पढ़ने का मौका दिया। अच्छा। उसमें शूद्र कम्युनिटी के बहुत सारे लोग थे, जिन्हें निचले स्तर पे कहा जाता था, आज की ओबीसी, एसी एसटी, उन्हें भी पढ़ने का मौका मिला। ये आपको जानना चाहिए। इसमें सूफियों का ग्रेट कंट्रीब्यूशन। अच्छा सर। एमपी श्रीवास्तव ने लिखा है कि अंग्रेजों से पहले भारत में 50,000 सिर्फ स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे। अच्छा जी। अंग्रेजों के आने से पहले 50 सारे स्कूल थे। जी, 50,000 से ज़्यादा। जी। ओके सर, वो ये एक बात बताइए, ये खुसरो मलिक जो एक आदिवासी कम्युनिटी से थे, वो कैसे दिल्ली का सुल्तान बन गए? हाँ, ये अवसर कैसे मिल पाया? ये बात बेहद आपकी इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये भी अफवाह उड़ाया जाता है कि मुसलमानों ने आदिवासियों के लिए या शूद्रों यानी ओबीसी के लिए क्या किया, या एसी एसटी के लिए क्या किया। भैया, ग्रेट रोल किया है। प्रोफेसर महात्मा फुले ने लिखा है कि मुसलमानों ने अपने लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। अपने लिए कुछ नहीं किया। अच्छा। जबकि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा था, आज से नहीं, 600 साल पहले से। लेकिन इनने अपने बारे में कभी नहीं बताया। अच्छा। ये आपको जानना चाहिए। खुसरो मलिक दरअसल बनवारी वो तबके से आते थे, आदिवासी तबके से, गुजरात से। उन्हें दिल्ली में लाया गया अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में, और अलाउद्दीन खिलजी के बेटा के समय वो नायब सुल्तान बना। अच्छा। यानी आप यूं समझिए कि वाइस प्रेसिडेंट आज का समझिए, या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर समझिए, जो उस जमाने की जो सुल्तान होता था उसका डिप्टी बना। अच्छा। वो आदिवासी। तो और आपको ये भी जानना चाहिए कि उसने अलाउद्दीन खिलजी के ही लड़के को मारकर हुकूमत पे कब्जा के खुद ही सुल्तान बन गया। अच्छा। यानी उस समय के सबसे पावरफुल और रूलर बना। जी। सो ये सर, ये पता चलता है कि सर उस जमाने में, जिस जमाने में जो आदिवासी कम्युनिटी थे या निचले तबका थे, उनको सोसाइटी में आने नहीं दिया जाता था, एक मुस्लिम रूलर ने उसको नायब सुल्तान बनाया, प्राइम मिनिस्टर के आसपास का हो जाइए, उससे ऊपर, और ये बाद में उनको सुल्तान बन गए। अच्छा, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। सर, ये बताइए कि सल्तनत पीरियड में कोई आदिवासी या शूद्र या ओबीसी बड़े पोजीशन पे थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा? श्योर थे। आप जैसे आदिवासी की बात कर रहे थे ना, एक और हम बताते हैं, जैसे कि मंधार, ये आदिवासी था। अच्छा। ट्राइब से आते थे। इन्हें वकीलदार का पोजीशन दिया गया। अच्छा। सल्तनत पीरियड में वकीलदार वो होता था जो सुल्तान की पर्सनल चीज़ों को देखता था। अच्छा। यानी किसको दरबार में आना है, कौन सा प्रोग्राम होगा। दरअसल ये कल्चरल और सेरेमोनियल ये मिनिस्टर होता था। अच्छा। तो ये मंदार आदिवासी कल्चरल मिनिस्टर बना, वकीलदार। अच्छा। ये बहुत पावरफुल ओहदा होता था। अच्छा। ये पूरी सुल्तान के दरबार कोर्ट को देख रेख करता था। ये बात है। अच्छा। और आप शूद्रा की पूछ रहे हैं ना, ओबीसी को क्या मिला? देखिए, बेसिक बात आप पहले समझ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। भारत में शूद्र उसको बोला जाता है जो आज का ओबीसी है। अच्छा। अकॉर्डिंग टू रमीला थॉपर, अकॉर्डिंग टू सतीश चंद्र, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बिपिन चंद्र,
उमा चक्रवर्ती, प्रोफेसर उमा चक्रवर्ती के अकॉर्डिंग ओबीसी ही शूद्र है। अच्छा। और अनटचेबल, जो अनटचेबल्स थे, जिन्हें अछूत कहा जाता था, आज के दलित, जिन्हें महात्मा फुले ने दलित कहा 1872 के आसपास, अकॉर्डिंग टू द हिंदू न्यूज़पेपर अंग्रेजी अच्छा। के, तो उन्हें अछूत माना जाता था। अच्छा। शूद्रों के लिए क्या, मुसलमानों ने यूनिवर्सल एजुकेशन सबके लिए खोल दिया, सबके लिए था। कमाल महियार अकाउंटेंट बना अमरोहा का, अच्छा। उसमें की ग्रेटेस्ट एक पोजीशन होती थी। निजामुल मुल्क जुनैदी, ये जुलाहा था। अच्छा। आज पसमानदा की चर्चा कर रहे हैं ना, आज से 800 साल पहले इल्तुतमिश के ज़माने में ये जुलाहा प्राइम मिनिस्टर बना। अच्छा। और अलबरूनी ने लिखा है, और हिंदी के महान इतिहासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि जुलाहों को अछूत माना जाता था। अच्छा। तो ये जुलाहा प्राइम मिनिस्टर बना, इल्तुतमिश का प्राइम मिनिस्टर था। मंदार की हमने बात कर ली, खुसरू पनवारी की बात कर ली। खुसरू खान परवारी, ये खान कोई जाति का नाम नहीं है, ये टाइटल का नाम है। रतन तेली, रतन तेली मैथमेटिशियन था। अच्छा। और मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में, आज से 750 साल पहले, ये सिंध का गवर्नर बना। ये निचली कम्युनिटी से था। हाँ, तेली था, शूद्र है। अच्छा। आज तेली मंडल कमीशन के बाद अपने को वैश्य डिक्लेयर करते हैं, ये फर्जी बात है। अच्छा। आर एस शर्मा के अकॉर्डिंग तेली शूद्र है। अच्छा। नजीब म्यूजिशियन था, ये पसमानदा कम्युनिटी से आता है। अच्छा। वो नाचने गाने वाली जो शूद्रों की कम्युनिटी थी, म्यूजिशियन था, ओबीसी क्लास से। ये गुजरात का गवर्नर बना। अब मुल्तान का गवर्नर बना, वो जो पाकिस्तान रीजन है सबसे खतरनाक इलाका, बदायूं का गवर्नर बना। आपको समझना चाहिए। हजाम, फिरोज हजाम और मनका, ये खाना पकाने वाले कुक थे, ये भी बड़े बड़े इक़्तिदार बने। अच्छा। आप समझ रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ओके। मसूद खुमार, ये कलाल कास्ट से आता था, शराब बनाने वाली जाति है। शराब बनाने वाली जाति को शूद्र कहा गया है। आर एस शर्मा की किताब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे। ओके। लद्दा माली, माली महात्मा फुले माली थे, तो लद्दा माली ये गवर्नर बना, इक़्तिदार था बहुत बड़ा। अच्छा। इक़्तिदार आज के गवर्नर से समझिए। शेख बाबू, ये नायक जुलाहा का लड़का था। अच्छा। ये मंत्री बना, रॉयल एसोसिएट था ये। अच्छा। यानी शाही खानदान से इसका गहरा ताल्लुक था। आप समझ रहे हैं ना। अच्छा, पीरा माली, ये पीरा माली जो है, आप माली जाति समझते हैं, आज की ओबीसी है। ये दीवाने वजारत मिला। अच्छा। दीवाने वजारत का मतलब है एक तरह से आज का प्राइम मिनिस्टर। अच्छा। और डिफेंस मिनिस्टर के करीब पहुंचता है ये। अच्छा। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। समझ रहे हैं। चलिए आगे हम और जवाब सर, देंगे। वो संबुक के डिबेट में कभी कभी ये दिखाया जाता है कि मुस्लिम पसमानदा को लेकर के कुछ चर्चे चल रहे हैं, तो उस पर आप थोड़ा सा। कौन संबुक की बात कर रहे हैं आप? संबुक नेशनल दस्तक वाले। अच्छा, नेशनल दस्तक वाले संबुक की बात हाँ, कर तो रहे उस हैं पर थोड़ा सा बहुत सारे अफवाहें उड़ाई जा रही हैं और बात किया जा रहा है पसमानदा वगैरह का, और ये भी बात किया जा रहा है कि मुसलमानों में भी जात पात है। तो थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, जात पात की, ये शायद खान क्या जात पात है या क्या? देखिए, शायक और खान कोई जाति का नाम नहीं है। ओके। संबुक को ये बात जानकारी नहीं है। हाँ। खुसरू खान परवारी जो नसरुद्दीन शाह के नाम से दिल्ली का एम्परर बना, वो आदिवासी था। अच्छा। इसका नाम में देखिए खुसरू खान परवारी है। अच्छा। ये आदिवासी है, परवारी इसकी जाति है। अच्छा। आदिवासियों में, तो इसे खान का टाइटल मिला है। अच्छा। अब बात को समझ रहे हैं ना। हाँ। एक मराठा था नथु, जिसे 5000 फौज की मनसब मिला था। हाँ। अब बात को समझ रहे हैं ना। वो जब इस्लाम कबूल किया तो उसे खान की टाइटल मिला। अच्छा। खान दरअसल मंगोलिया की शब्द है। चाइना मंगोलिया जो बुद्धिस्ट कंट्री है ना, वहीं से आया है खान। कान है, वो बिगड़ते बिगड़ते खान हो गया। अच्छा। ये 10,000 फौज के जो मिलिट्री कमांडर होते थे ना, उसे खान को टाइटल मिलता था। अच्छा। और ये शायद का दरअसल स्पिरिचुअल टाइटल है, सूफियों में लगता था। अच्छा। मध्य काल में बहुत सारे जाट, यहाँ तक कि चमार और खोखर, गुर्जर बड़े लेवल के सूफी हुए। हाँ। उनमें भी सैक लगता है। कभी डिटेल से हम संबुक को बता देंगे कि संबुक सैक का एक्चुअल मतलब क्या होता है। अच्छा। वो कभी हमसे मिलेंगे तो हम उन्हें ऐसे 20 एग्जाम्पल देंगे। अच्छा। कि चमारों में, गुर्जरों में, जाटों में, यहाँ तक कि ब्राह्मणों में सैक का टाइटल मिला है। अच्छा। अब बात को समझ रहे हैं। ओके। तो जाति सिस्टम से इस्लाम का कुछ लेना देना नहीं। सैक और खान, दरअसल खान मिलिट्री टाइटल है। सर सैयद अहमद खान, दरअसल सर सैयद अहमद खान की एंसेस्ट्री अरबी है।
अच्छा लेकिन मुगलों की सर्विस में उन्हें खान की टाइटल मिला। अच्छा अल्लामा इकबाल, कहा जाता है कि अल्लामा इकबाल ब्राह्मण है, अच्छा लेकिन उसे शेख की टाइटल मिला। उसके बाप जो है शेख नूर मोहम्मद, बिहार सरकार के 12th की किताब सब बुक पढ़ ले, अच्छा। तो उसमें है कि शेख नूर मोहम्मद ब्राह्मण थे, टाइटल शेख मिला। ओके ओके अब बात समझ रहे हैं ना? जी सर समझ गया। सर वो एक चीज़ और है कि कहा जाता है कि मराठा जो शूद्रा कम्युनिटी है उनको मुगल पीरियड में या मुस्लिम रूलर्स के टाइम में कितने % जॉब मिला, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। देखिए, मराठों के जो शूद्र थे, अकॉर्डिंग टू महात्मा फूले, गुलामगिरी में उन्होंने लिखा है कि मराठा शूद्र थे, शिवाजी खुद शूद्र थे। अच्छा ये बात महात्मा फूले ने लिखा है। अच्छा उनकी जॉब से रिलेटेड सब लोग उठाते हैं सवाल की। आपने जैसे सवाल किया कि मुसलमानों ने क्या किया शूद्रों के लिए, हाँ। भैया बहुत कुछ किया है। अच्छा पहले सबक ये जान ले, प्रोफेसर इरफान हबीब की प्रोफेसर मोहम्मद हबीब की थ्योरी पढ़े, जिसने भारत सरकार के कहने पे थ्योरी को लिखा 1955 में। वह भी एक कम्युनल किताब का इंट्रोडक्शन देते हुए, अच्छा इलियट डॉसन की। हाँ हाँ तो उसमें लिखा कि मुसलमानों ने भारत को सिविल राइट दिया। अच्छा सिविल राइट आपको जानना चाहिए, सिविल लिबर्टी दिया, अच्छा और भारत की जातिवादी कास्ट बाउंड्री को तोड़ दिया। अच्छा यानी मुसलमानों के लिए प्रोफेसर हबीब ने लिखा है कि मैं 100 एग्जाम्पल दूंगा कि चंडालों को मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर, हाँ बड़े बड़े नोबल्स होते थे, आज के कमांडर और सुल्तान होते थे, उनने अपने घर के पास बसाया। अच्छा चंडालों को, जिन्हें भारतीय सोसाइटी नहीं देख सकती थी, हाँ उनको अपने घर के पास बसाया। वो जमाना है जब वो नीच जातियों को सोसाइटी में रहने की इजाजत नहीं थी ना। अब भारत सरकार की 12th की किताब पढ़िए ना, थीम्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, हाँ हाँ चंडालों को देखते ही मारा जाता था। अच्छा। शहरों में बसने की इजाजत नहीं थी। अच्छा। इन मुसलमानों ने जातिवादी बाउंड्री को तोड़ा और अपने घर के पास बसाया। अच्छा अभी आपका सवाल मराठों का है, हाँ हाँ हम आते हैं। देखिए, मुगलों ने मराठों की बहुत बड़ी नौकरी दी। अच्छा मराठे शूद्र थे, किसान थे। इन किसानों को साउथ इंडिया के सुल्तानों ने और मुगल बादशाहों ने कितना ग्रेट लेवल तक उठाया, हम कुछ नामों को पढ़ देते हैं। हाँ बिल्कुल। संभुक को यह बात पता होना चाहिए कि शूद्रों यानी ओबीसी को कितनी ग्रेट नौकरी दी गई। 50% रिप्रेजेंटेशन था दोस्त, 50% था। अरे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पब्लिश्ड किताब है हरिश्चंद्र की, वो संभुक पढ़ ले। अच्छा 50% हरिश्चंद्र की है, मध्यकालीन भारत भाग 2। अच्छा आप देखिए मराठों की क्या क्या नौकरी थी, हम आपको एक एक करके गिनाते हैं। ये सर बताइए। कान्हाजी सिरके, हाँ। 6000 फौज का कमांडर, अच्छा 6000 फौज का कमांडर। ये जो नाम आप बता रहे सारे निचले कम्युनिटी के लोग। सारे निचले ओबीसी कम्युनिटी का नाम है। अच्छा कान्हाजी सिरके हाँ। 6000 फौज का मनसबदार है, कमांडर, बड़े लेवल का मिलिट्री कमांडर और एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडर। अच्छा उस समय दोनों एक ही कंबाइन होता था। और सेवड़ डफालिया 6000 फौज के कमांडर। अच्छा राल भान 6000 फौज के मनसबदार। अच्छा। मान सिंह जिनका बेटा था सानभाजी के, हाँ 6000 फौज के कमांडर। हाँ अचल जी 5000 फौज के कमांडर था। यहाँ तक कि अभी नाम गिनाएंगे, शिवाजी के बाप शाहजी अच्छा। मुगलों की कमांडर था 5000 के। अच्छा शिवाजी के फादर मुगल कमांडर थे। हाँ, शाहजहां का कमांडर थे वो। अच्छा यहाँ तक कि शिवाजी को औरंगजेब ने 5000 फौज का कमांडर बनाया, अच्छा और संभाजी उनके बेटे थे, उनको भी 5000 फौज का कमांडर बनाया। हैं? शिवाजी के पोते साहू जी और उनके भाइयों को 7-7 हजार 10-10 हजार फौज के कमांडर बनाया। औरंगजेब ने बनाया। औरंगजेब ने और औरंगजेब के बेटा पोतों ने अच्छा 10,000 फौज का मनसबदार बनाया। हमने तो ये पढ़ा है कि आपस में उनकी लड़ाई रहती थी। लड़ाई होती रहती थी, लेकिन आप देखिए ना कितना ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया ये। दरअसल किसान लोग थे, इन्हें कितने ऊपर तक ले गए। अच्छा। आपको और नाम दिखाते हैं। नकोजी का लड़का 5000 फौज का कमांडर। ओके बहराजी पांडरे 5000 फौज का कमांडर। और आपको गिना देते हैं, मौलोजी 5000 फौज के मनसबदार। जादूराव 4000 फौज के कमांडर। दादाजी 2500 फौज के कमांडर। ये मानजी भोंसले 2500 फौज के कमांडर। रोस्तम राव 2500 फौज के कमांडर। अच्छा बाबाजी भोंसले 2500 फौज के अच्छा। कमांडर। बिटू जी डकनी 2000 फौज के कमांडर। अच्छा व्यास राव 2000 फौज के कमांडर।
डपू जी 1500 फौज के कमांडर मनसबदार, अच्छा तरमका जी भोसले 1500 फौज के कमांडर, दकू जी 1500 1500 वाह। फौज के कमांडर, हाँ। दामा जी 4000 फौज के कमांडर, नेटो जी 5000 फौज के कमांडर, 5000, संभाजी 6000 फौज के कमांडर, मलो जी 5000 फौज के कमांडर, जदुन राव राय 4000 फौज के कमांडर, अच्छा सुमे शंकर 5000 फौज के कमांडर, परशुराम हाँ। 5000 फौज के कमांडर, केओ जी 5000 फौज के कमांडर, सुजान राय 5000 फौज के कमांडर, राणा जी जनार्दन 5000 फौज के कमांडर, जनको जी 5000 फौज के कमांडर, बसवंत राव डकनी 5000 5000 फौज के कमांडर, ये तकिया जी देशमुख 3500 फौज के कमांडर, तकू जी 5000 फौज के कमांडर, क्वेश्चन मार्क है, आप 3000 फौज के भी कमांडर समझिए, भान पुरोहित 3000 फौज के मनसबदार, कृष्णा जी 3000 फौज के कमांडर, बसंत राव 3000 फौज के कमांडर, जदरावल 3000 फौज के कमांडर, जीवाजी पंडित 3000 फौज के कमांडर, बद्राजी पड़जी 3000 फौज के कमांडर, बाजीराव 3000 फौज के कमांडर, मनकू जी डेकनी तकू जी जो तकू जी का लड़का था वो 2500 फौज के कमांडर, महाजी 2500 फौज के कमांडर। आप क्या समझते हैं? संभाजी भांडरे 2000 फौज के कमांडर, साधु जी 2500 फौज के कमांडर, ये बलीराव 2500 फौज के कमांडर, नौरोजी राघव 2500 फौज के कमांडर, महादजी मने 2500 फौज के कमांडर, राघु जी 2500 फौज के कमांडर। वाह रे वाह। इतने कमांडर्स थे, शंभू का पता होना चाहिए, अभी कम गिना जाओ। आप बता दीजिए शंभू को। और आपको अब मैं बता दूं कि ये इतने बड़े बड़े मनसबदार बने और 5000 6000 फौज के कमांडर बने। शूद्रों की पढ़ने की मुसलमानों ने इजाज़त दी और पढ़ाया, तभी तो ये काउंटिंग करते थे, वरना अनपढ़ होते तो कैसे फौज संभालते। सर सबसे बड़ी बात ये है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो ज़माना है जब इनको पढ़ने को राइट्स नहीं मिलता था, और तब उस ज़माने में मुसलमानों ने इनको इतने बड़े बड़े कमांडर बनाए, इतने बड़े बड़े फौज के 5000 का कमांडर, 6000 का कमांडर और अनगिनत लिस्ट है। इस तरह तो कम से कम ये ओनली जो निचली कम्युनिटी यही 3-4 लाख फौज के कमांडर होंगे अगर ओवरऑल कैलकुलेट किया जाए तो। कितने ओवरऑल अगर इस सारे को ऐड कर ले जाए तो 3-4 लाख कमांडर फौज के तो यही लोग हो गए। ऑफकोर्स ये आर्मी के तो लीड करते ही थे। अच्छा, मराठों ने जो उभार पाए आप, इसमें मुगलों की खुद की कसूर है। अच्छा, आप बात को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है सर, उस पर एक सिर्फ हम चर्चा करेंगे। सर ये बताइए कि अकबर जो बदशाह था उसने जो चंडाल उस समय के थे, कहने में आता है कि उसने अपने हरम में उनको Z+ सिक्योरिटी वाली जॉब दी और वो सारे सिक्योरिटी में वो रहते थे। ये बात आपका सवाल बेहद ज़बरदस्त है। हाँ चंडालों को देखते मारा जाता था, हाँ यानी उन्हें देख लेने से लोगों की आंख नपाक हो जाती थी। हाँ। भारत सरकार की 12th की किताब को शंभू अगर पढ़ ले तो उसे जानकारी हो जाएगी, थीम्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। हाँ हाँ। लेकिन मुसलमानों ने जातिवादी शरत को तोड़ दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। चंडालों को अकबर ने अपने महल की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी दी। अच्छा, यानी आज के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंशियल हाउस की जो लोग देख रेख करते हैं, उस लेवल का जॉब उस लेवल की जॉब दी। आप समझिएगा, अकबर की हरम को देखना इनकी जिम्मेदारी थी। चंडालों को मालूम है क्या टाइटल दिया? हाँ। खिदमत राय। अच्छा ये राजपूतों के टाइटल को छीन के चंडालों को थमा दिया। अच्छा। ये उस समय के लोग बड़े हैरत से देखते थे कि हो क्या रहा है। हाँ। और ये लोग उस महल को हिफाजत करते थे, सिक्योरिटी देते थे, और खिदमत राय यानी सर्वेंट ऑफ द किंग की टाइटल दिया। अच्छा। और उन्हें तनख्वाह मिलता था। अच्छा। अबू फजल जो अकबर का दरबारी है, आईने अकबरी किताब है, उसमें मिलता है कि इस नोबल्स ने, बड़े बड़े आर्मी कमांडर्स ने फॉलो करते हुए चंडालों को अपने अपने घर की हिफाजत की जिम्मेदारी दिया। अरे बाबा, आप समझ गए। चंडालों को देखकर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है, प्राचीन भारत के इतिहास और संस्कृति में लोग लड़कियां आंख धोती थी। अच्छा, कि मैंने कुछ गलत देख लिया। आप समझ रहे हैं ना। और भारत सरकार की 12th की किताब भी बताती है। अच्छा। इन चंडालों को
Z+ सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई और बड़े बड़े अमीर मिनिस्टर्स ने जो मुस्लिम होते थे, जाहिर सी बात है उन लोगों ने अपने घर की देखरेख की जिम्मेदारी दी। आपको और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, आप पूछेंगे कि तुम रेफरेंस दो। शिरीन मुसवी, प्रोफेसर इरफान हबीब और प्रोफेसर फरहत नसरीन, ऐसे ग्रेट स्कॉलर्स ने इन बातों की चर्चा किया है। अच्छा। आपको बता दें, भंगी जी से बोलते हैं, हाँ। सफाई कर्मी, इन्हें अकबर ने अपने ज़माने में इन्हें कहा कि आप लोग मेहनत की कमाई खाते हैं, अच्छा, हलाल की कमाई खाते हैं और उन लोगों के लिए महीने की जो सैलरी होती है उसको फिक्स किया। अच्छा, आपको जानना चाहिए। हाँ। हाँ, अरे बाबा। और यहाँ तक कि आपको मैं बता दूं, औरंगजेब ने अपने बेटा को एक जुमन स्वीपर जो थे, हाँ। जदुना सरकार ने लिखा है, उससे तुलना कर दी थी। अच्छा। कि तुम तो जुमन स्वीपर यानी जुमन भंगी के हाँ। तुम तो बेटा हो। अच्छा। तो उसने जाके अपनी बहन से शिकायत की। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है, इस पे कभी चर्चा करेंगे। अच्छा, ओह ग्रेट। सर, ये मिल्लत टाइम्स और नेशनल दस्तक के बीच में कुछ आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए कि ऐसा वो क्या चल रहा है। अगर कोई सजेशन है तो उनको दीजिए। संभुक अपना काम करते हैं और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो चाहिए कि संभुक से वो नहीं उलझना चाहिए। हाँ। संभुक कुमार सिंह से उसे नहीं उलझना चाहिए। हाँ। सवाल ये है, हाँ। आप अपना अलग काम करो, ये अपना अलग काम करे, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ। संभुक समाज को जोड़ने की काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन संभुक वहाँ गड़बड़ कर जाते हैं जो पसमानदा की बात करते हैं ना। शेख और खान कोई जाति होती नहीं है। हाँ। संभुक कभी मिलेंगे तो हम उन्हें सैकड़ों एग्जाम्पल देंगे। हाँ। उनको नॉलेज नहीं है, उनको ये ज्ञान पहुंचना जरूरी है। यहाँ एक हम बात बताते हैं। हाँ। संभुक को भारतीय हिस्ट्री की इतिहास को पता नहीं है। हाँ। और वो शम्स तबरेज कासमी है ना, मिल्लत टाइम्स, हाँ। उसे भारत की समाज संस्कृति की पता नहीं है। हाँ। उसे इतिहास की भी पता नहीं है। हाँ। ये अंतर है। हाँ। संभुक अगर इतिहास को पढ़ना चाहते हैं, मेडिवल हिस्ट्री को, हाँ। तो हमसे मिलेंगे तो हम उन्हें बता देंगे, किताबों का रेफरेंस दे देंगे। बिल्कुल। तो यही है वजह के उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ वीडियो बना रहा है, जिससे लोगों को ही नुकसान होगा, आपसे मतभेद बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये हमने एपिसोड बनाया है, ये वीडियो संभुक और नेशनल दस्तक तक पहुंचना चाहिए और मिल्लत टाइम्स एक और बात बताना चाहते हैं। हाँ। संभुक को मिल्लत टाइम्स से उलझेंगे तो संभुक को सब्सक्राइबर का नुकसान होगा। आप समझिए, मिल्लत टाइम्स को नाम ही सुन के कोई SC ST OBC के लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बिल्कुल, समझ रहे हैं ना। सही है। तो नेशनल दस्तक से उनके अपने सब्सक्राइबर भागने के डर है, तो नेशनल दस्तक को यहाँ समझना चाहिए। आपका नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल यही है कि जब बात आती है कि निचले कम्युनिटी को किसने ज़्यादा जॉब दिया, कुछ लोगों का मानना है कि अंग्रेजों ने उत्थान किया या मुसलमानों ने किया। थोड़ा रोशनी डालिए, किसने ज़्यादा जॉब दिया, मुसलमानों ने या अंग्रेजों ने? देखिए, सबसे अहम बात है OBC SC ST की टोटल पॉपुलेशन अगर मिला ली जाए, हाँ, जो 80% के अराउंड बैठती है, इनकी रिप्रेजेंटेशन 1947 तक, भारत की आज़ादी तक, अंग्रेजों के एडमिनिस्ट्रेशन में 1% था। ओनली 1%? 1%। अच्छा। सेपरेटिज्म एमंग द मुस्लिम्स किताब है। संभुक अगर ये पढ़ेंगे तो मुसलमानों की एडमिनिस्ट्रेशन में 33% से ज़्यादा नौकरी थी। अच्छा। अंग्रेजों के ज़माने में। अच्छा। लेकिन शूद्रों, OBC SC ST की तादाद ओनली 1%, 1% से कम थी। मुसलमान 33%? 33%। अंग्रेजों के टाइम में? हाँ। अच्छा। अंग्रेजों ने भारत को, संविधान को बनवा दिया। जयपाल सिंह इसको एतराफ़ किया था कि हम अंग्रेजों की तोप और टैंक के साये में इस संविधान को बना रहे हैं। अच्छा। तो अंग्रेजों की कंट्रीब्यूशन संविधान तक ग्रेट है। अच्छा। अब बात को समझिए। हाँ। दलितों से और मुसलमानों की जो ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, इस पे लंबी बहस है। मुसलमानों ने कितनी ग्रेट कंट्रीब्यूशन किया है, आपको मैं बता दूं। मुझे पंचजन्य और जो RSS का अखबार है, ये है, उससे मुझे अम्बेडकर की कुछ किताबों को पता चला। अच्छा। वो महाराष्ट्र सरकार जो है वहाँ से पब्लिश्ड है। तो उसमें अम्बेडकर ने लिखा है, अम्बेडकर राइटिंग्स, अम्बेडकर स्पीचेज में, कि मुस्लिम नेताओं के पास ऑफर दिया था भारत के सबसे महान नेता ने, अच्छा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर,
दूसरे नेताओं से कि आपको हम 33% मिनिस्ट्री में जगह देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जगह देंगे, आप लोग SC/ST की साथ मत दीजिए। आप समझ जाइए। मुसलमानों ने उस ऑफर को नहीं लिया, कहा कि नहीं, हम दलित आदिवासी जो सबसे दबे तबके के लोग हैं, हम इनकी साथ देंगे। अच्छा। गोलमेंज कॉन्फ्रेंस 1932 में लंदन में जितने मुस्लिम नेता थे, मोहम्मद अली जौहर, दूसरे नेता मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इनने दलितों को सपोर्ट किया। अम्बेडकर ने इस बात को बजावते तौर पे लिखा है। अच्छा। तो मुसलमानों ने अपनी 33% रिजर्वेशन को गंवाकर उस रिजर्वेशन को दलितों को दिलवाया। अच्छा। ये बात आपको जानना चाहिए। संबुक को पढ़ लेना चाहिए, अम्बेडकर के राइटिंग्स, अम्बेडकर स्पीचेज भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पब्लिश है। अच्छा। अगर चाहिए तो हम दे भी देंगे। तो हमें पंचजन्य से ज्ञान हुआ कि अम्बेडकर की ये किताबें हैं, उसके बाद हमने अम्बेडकर उन किताबों को देखा। अच्छा। आप समझ रहे हैं? ये कि OBC की कितनी भागीदारी थी मुस्लिम पीरियड्स का टाइम में, थोड़ा सा डिटेल में देखिए, अगर आप हरिश्चंद्र वर्मा की किताब पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि OBC की, यानी आप मराठों को ही ले लीजिए, तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन में 50% की रिप्रेजेंटेशन थी कुल हिंदुओं में। अच्छा। कुल हिंदुओं 50%। अरे बाबा। विद इन हिंदुओं में OBC की रिप्रेजेंटेशन 50% थी। और अंग्रेजों के समय में 1%। अंग्रेजों के ज़माने में 1% थी। अरे बाबा। सबको मिला के, SC/ST OBC को मिला के सब मिला के 1%। 1% थी। इस तरह ये भी उसको पहले आप बाद में बताइएगा, इससे पहले ये बताइए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी कुछ साल पहले तक ये OBC की कितनी परसेंटेज थी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस 1 जनवरी 2019 के अकॉर्डिंग, इंडियन एक्सप्रेस है, डेट इधर उधर हो रहा है, उसको छोड़िए, प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर 0 थे। अच्छा। 0 पूरे हिंदुस्तान? हाँ, भारत सरकार के उस समय के मिनिस्टर ने, प्रकाश जावड़ेकर जी ने वो कहा था कि 0 है। OBC SC/ST। अच्छा। मंडल कमीशन के लागू होने के 25-30 साल बाद 0 है। खैर, हमें इस पे बात नहीं करना है। ठीक है सर, उसको बताइए। आपकी सवाल है तो हम बता देते हैं। दीवानी वजारत, जैसे हमने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर पीरा माली थे, जो OBC कम्युनिस्टी से आते हैं। किशन बजरान, ये भी OBC और आदिवासी ट्राइब्स थे, आदिवासी थे। ये अवध का गवर्नर बना, आज का यूपी है ना, वहाँ का गवर्नर। मकबल या मकब्बर गुजरात का गवर्नर बना, ये OBC से आते हैं। अच्छा। और अजीज कुमार, ये गवर्नर बना अमरोहा के, बाद में बने मालवा के। अच्छा। बर्नी जियाउद्दीन बर्नी लिखता है कि इस अजीज कुमार आज का OBC कैटेगरी से आता है, कलाल और जो शराब बेचने वाली जाति थी उससे आता है। अच्छा। इसने सल्तनत के 89 अफसरों को मरवा दिया। वाह। टॉप लेवल के जो कमांडर थे अमीरान सद्दा, 89 अफसरों को मरवा दिया। अच्छा। इससे इतनी ज्यादा रिवोल्ट हुआ कि टोटल साउथ इंडिया, पूरी साउथ इंडिया, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, सारा सल्तनत यानी मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ से निकल गया। अच्छा। उस समय की फ्रस्ट्रेटेड हिस्टोरियन है जियाउद्दीन बर्नी, वो लिखता है कि लोअर कास्ट के लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे कब्जा कर गए। अच्छा। फौज पे कब्जा कर गए, इसकी वजह से सल्तनत के बुरे दिन आ गए। अच्छा। वो कहता है कि अजीज कुमार जो है, ये जो नीच लो बर्न है, नीच कास्ट से आता है, इसने 89 अफसरों को नहीं मरवाता तो पूरे साउथ इंडिया सल्तनत के हाथ से नहीं जाता। अच्छा। आपको जानना चाहिए। और बता देते हैं, जफर खान, ये कलाल जाति से आता है, शराब बेचने वाली। आप बोल रहे थे ना खान क्या होता है, अब कलाल जाति से है, टाइटल इसका खान है। अब समझिए आप इसका भाई है शम्स खान, ये भी कलाल जाति से है, और ये दोनों बड़े राजा बने। एक गुजरात को कब्जा लिया, दूसरा नागौर राजस्थान का जो जिला है उस पर कब्जा लिया। अच्छा। ये कलाल जाति वाले खान टाइटल अपना गए। अच्छा। समझ गए ना? ये बात है। फेरू जैन सुपरिटेंडेंट ऑफ मिंट था। खैर, वो यूट्यूब पे एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है 10वां दशक पे, जब संबुक ने उनसे सवाल पूछा, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, मेडिवल इंडिया के बारे में और तुलसीदास के रिलेटेड, तो वो घबराए गए और क्वेश्चन पे स्किप करने की कोशिश की। तो थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, लक्ष्मण यादव बोलते हैं कि मैंने तुलसी पर रिसर्च किया है। हाँ। संबुक जो मध्यकाल से रिलेटेड पूछ रहे थे कि मेडिवल पीरियड में मुसलमान शासकों ने क्या किया, तो वो घबराकर उसको स्किप कर दिया। हाँ, भैया ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। ये सतीश चंद्र की किताब है मेडिवल इंडिया, पार्ट 2 है। इसकी पेज नंबर है 429, 429
मुसलमानों ने क्या किया, हाँ, इसके लिए तुलसीदास अफसोस करते हैं। अच्छा, मैं कोट एंड कोट पढ़ देता हूँ, प्रोफेसर सतीश चंद्र की किताब है मिडिवल इंडिया पार्ट 2, पढ़ते हैं। एट द सेम टाइम तुलसी रिग्रेटेड द अटेम्प्ट ऑफ द शूद्राज टू usurp the privileges of the Brahmins and to get them slaves up as a teacher। यानी मध्यकाल में मुगलों के टाइम में तुलसीदास ने अफसोस जाहिर किया है कि जो ब्राह्मणों की प्रेस्टिजियस टीचर होने की जो तमगा थी उसको शूद्रों ने यानी SC ST OBC लोगों ने छीन लिया है। अच्छा, ये मुस्लिम हुकूमत है, अगर राइट विंग के लहजे में बोलूँ तो उन लोगों ने शूद्रों ने छीन लिया है, अफसोस किया है। यानी कि तुलसीदास को अफसोस है कि शूद्र जाति के लोग टीचर बन गए, हालांकि ब्राह्मणों को बनना चाहिए था। यही हाँ, मध्यकाल में तुलसी अफसोस करते। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हिंदी के साहित्य के वो टीचर है ना, हाँ, और स्कॉलर, तो उन्हें इतिहास की ज्ञान नहीं है। अच्छा, और शंभुक ने सही सवाल किया था, लेकिन वो फिर वहां से उन्हें कंफ्यूजन हो गई। अच्छा जी सर, एक और बात, प्रोफेसर रतनलाल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ये भी इन्होंने जब प्रोफेसर शमसुल इस्लाम से पिछड़ों पसमंदों के बारे में क्वेश्चन किया तो वो भी सही से आंसर नहीं दे पाया, थोड़ा उस पर बताइए। हाँ, प्रोफेसर रतनलाल ने सवाल किया था कि दलितों या पिछड़ों के लिए हाँ, मुसलमानों ने क्या किया है। हाँ, भैया ग्रेट किया है। प्रोफेसर शमसुल इस्लाम उन्हीं नामों को गिनाए, वो शहनवाज खान की वो किताब है मासरुल उमरा की, ये बड़े जाति के हिंदू लोग मनसबदार थे, बड़े बड़े फौज के कमांडर थे, पिछड़ों और आदिवासी दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, ये बात गलत है। हाँ, हाँ, चंद्रभान ब्राह्मण की किताब ही पढ़ लेते, चार चमन, हाँ, हाँ, तो उसमें बहुत सारे ट्राइब्स का नाम गिनाया गया है। हाँ, ट्राइब्स, आप समझिए, आदिवासियों के नाम गिनाए गए। मध्यकाल में दलित भी आदिवासी थे, महात्मा फुले ने नाम दिया है। हाँ, दलित महात्मा फुले ने नाम दिया है। अच्छा, दलित लोग जंगलों में रहते थे मध्यकाल में, तो ग्रेट कंट्रीब्यूशन है पिछड़ों तो के। सर हमने इतना समझिए, रतनलाल मॉडर्न प्रोफेसर है, शमसुल इस्लाम भी मॉडर्न प्रोफेसर है, हाँ, उन्हें जानना चाहिए। मैंने इसको ऑलरेडी बोल दिया है, तो उन्हें सुन लेना चाहिए। हाँ, ये वीडियो ही उनके लिए थे, ये वीडियो ही काफ़ी है, सब पे इतनी सारी जानकारियाँ दी है। उन दोनों प्रोफेसर के लिए ये वीडियो हमारा गिफ्ट साबित होगा, तो ये वीडियो हम लोग को देख लेना चाहिए, काफ़ी नॉलेज होगा। तो दोस्तों, ये चैनल हमारा नया है, अभी हमने शुरू किया है, और इसी तरह बेस्ट से बेस्ट हम लोग एपिसोड लाते रहेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस मिशन को आगे बढ़ाइए और चैनल को शेयर करिए जितना हो सके। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू।